नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं और साथ में यहाँ पर हम भारत में वायसराय जो हुए हैं 1858 के बाद, 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आया था और 1858 अधिनियम के बाद वायसराय नियुक्त किए जाने लगे। और वायसराय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको परीक्षा दृष्टि से वायसराय के बारे में तो जानना ही है कि कौन किस समय में वायसराय था, साथ में इन वायसराय के समय में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई है, इसको आपको परीक्षा दृष्टि से तैयार करना है। पिछली क्लास में अगर हम बात करें तो क्लास नंबर 12 जो आपकी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने आपको बंगाल के गवर्नर के बारे में बताया था, बंगाल में गवर्नर जनरल के बारे में बताया था। इसके अलावा भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में आपको पिछली क्लास में बताया था, आप उसको देख लीजिएगा। साथ में कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मॉडर्न हिस्ट्री का कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उन्हें देख लीजिएगा। भारत के वायसराय पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1858 के बाद जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं उनको हम सामान्यतः वायसराय कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल शब्द का भी प्रयोग किया जाता रहा है। इसलिए कहीं अगर आपको 1858 के बाद किसी वायसराय के लिए अगर गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग जो है होते हुए दिखे तो आपको उससे भ्रमित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। दोनों का मतलब एक ही है। अगर कहीं गवर्नर जनरल, मान लीजिए आपसे पूछा है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपको ये नहीं सोचना है कि गवर्नर जनरल यहाँ पर क्यों पूछ रहा है, वायसराय पूछना चाहिए। वो गवर्नर जनरल से तात्पर्य ही वायसराय से है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे परीक्षार्थी टीआरई 3 के एग्ज़ाम में एक प्रश्न में कन्फ्यूज भी हो गए थे। तो वायसराय और गवर्नर जनरल को एक दूसरे के समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है 1858 के बाद। चलिए अब हम आते हैं टॉपिक पर, भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की, तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा भारत के प्रथम वायसराय भी थे। और लॉर्ड कैनिंग का जब आपसे समय पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी आपसे पूछेगा कि लॉर्ड कैनिंग का समय क्या रहा, कार्यकाल क्या रहा, तो आपका जवाब होना चाहिए 1856 से 62। 1858 से 62 आपको विकल्प में बहुत कम दिया जाएगा, जो दिया जाएगा तो 1856 से 62 दिया जाएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को कैनिंग ने पारित किया था, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। इसके अलावा 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे का जब विद्रोह हुआ तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय भी लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल ने महारानी का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था इलाहाबाद में, तो आंसर है लॉर्ड कैनिंग। फिर बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय रहे और वायसराय के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1858 से 62 तक। ओवरऑल इनका जो कार्यकाल रहा भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में, तो 1856 से 62 काउंट किया जाता है। फिर बात करते हैं 1858 का अधिनियम आया था जिसको हम एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। 1858 का जो अधिनियम था, जिसको भारत शासन अधिनियम 1858 भी कहते हैं, यह पारित हुआ। और इसके बाद फिर जो भारत के गवर्नर जनरल थे उन्हें वायसराय का दर्जा दिया गया। तो इसलिए लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, तो इनको प्रथम वायसराय माना जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भारत के राज्य सचिव, भारत के प्रथम राज्य सचिव कौन नियुक्त किए गए थे, तो ये थे लॉर्ड स्टैनली। और भारत के राज्य सचिव का जो पद था ये किस अधिनियम के माध्यम से लाया गया था, तो यही था 1858 के अधिनियम के माध्यम से, या भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत के राज्य सचिव का जो पद था उसको सृजित किया गया था। भारत के प्रथम राज्य सचिव थे लॉर्ड स्टैनली। आगे बढ़ते हैं। 1857 में अगर हम बात करें तो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर या मॉडल पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। और इनकी स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल 1857 में आपको क्लियर है कौन थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय दंड संहिता जब लागू हुआ था 1860,
भारतीय दंड संहिता 1860 जब लागू हुआ था अंतिम रूप से 1862 में, तो इन्हीं का समय चल रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 कैनिंग के समय में पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत कैनिंग ने पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत की थी। पोर्टफोलियो व्यवस्था क्या होती है? तो डिपार्टमेंट के हिसाब से, विभाग के हिसाब से, मंत्रिमंडल का जो बंटवारा आप लोग देखते हैं, विभाग के हिसाब से अलग अलग जो सबको कर दिया जाता है, सभी के कार्य अलग अलग बांट दिए जाते हैं, तो उसी व्यवस्था को पोर्टफोलियो व्यवस्था कहते हैं। और पोर्टफोलियो व्यवस्था को लाने वाले कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। फिर बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, आपसे पूछा जा सकता है कौन थे? तो लॉर्ड पाल्मस्टोन थे। इसके अलावा 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इस समय गवर्नर जनरल या भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। फिर बात करते हैं अगले वायसराय की, जिनका नाम है लॉर्ड मेयो। बीच में आपको याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भारत के ये चौथे वायसराय थे, तो आपको कुल मिलाकर दूसरे और तीसरे वायसराय की बारे में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, कोई काम का भी नहीं है। आज तक एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। अब आते हैं लॉर्ड मेयो पर, जिनसे प्रश्न पूछा गया है, केवल हम उन्हीं वायसराय को कंप्लीट करेंगे। भारत के चौथे वायसराय थे। 1869 से लेकर 1872 तक का समय था लॉर्ड मेयो का। 1871 में लॉर्ड मेयो के आदेश पर भारत में पहली जनगणना का कार्य किया गया था। ये आपसे बीपीएससी में पूछा गया है, आपसे वर्ष पूछा गया था, तो वहाँ पर कार्य जब आपसे पूछा जाएगा कि किस वर्ष कार्य किया गया था जनगणना का, तो 1871 में किया गया था। और भारत में पहली जनगणना कब जो है पब्लिश की गई थी, कब आयोजित की गई थी? तो 1872। तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहली जनगणना जो रिलीज़ किया गया था वो 1872 में रिलीज़ किया गया था, जारी किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और जनगणना पर कार्य कब हुआ था? तो 1871 में। और कंप्लीट कब हुआ था जनगणना? तो 1872 में। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड मेयो को जाता है। बीपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया सवाल है। तो भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का जो शुरुआत किया था वो लॉर्ड मेयो ने किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या शेर अली अफरीदी ने, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कैदी थे, शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। तो भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय जिनकी हत्या की गई वो थे लॉर्ड मेयो। ध्यान रखिएगा, 1872 में इनकी हत्या किसने की, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक कैदी थे जिनका नाम था शेर अली अफरीदी। फिर अगले वायसराय पर आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल रहा है वो है 1876 से 80। बीच में आपको छोड़ देना है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो लॉर्ड लिटन की बात करें 1876 से 80 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है। इनके समय में रॉयल टाइटल एक्ट 1876 आया था, जिसको शाही उपाधि अधिनियम भी कहते हैं, ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित हुआ था। तो रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 या शाही उपाधि अधिनियम लॉर्ड लिटन के समय में आया था। इसके अलावा बात करें तो रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के माध्यम से 1 जनवरी 1877 को, याद रखिएगा डेट, 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद या भारत की साम्राज्ञी के रूप में उपाधि दी गई थी। तो कैसरे हिंद की उपाधि कब दी गई थी? महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? 1 जनवरी 1877 को। यह आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण घटना जिसके लिए लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल है वो बदनाम है, वो था भारतीय प्रेस का दमन करने के लिए लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए थे, पारित किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया था, जिसको हम गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। ये आपका बीपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय ने पारित किया था? वो थे लॉर्ड लिटन। और इस प्रेस एक्ट के माध्यम से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय भाषा वाले जितने भी प्रेस थे उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे।
इसके अलावा बात करें तो लॉर्ड लिटन ने पारित किया था भारतीय शस्त्र अधिनियम इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में। वर्ष सेम ही है, चाहे आपको यहाँ पर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध याद रखना हो 1878। फिर बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी 1878। फिर इंडियन आर्म्स एक्ट है ये भी 1878 है। फिर उसके बाद सर रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग 1878 में स्थापित किया गया था। तो वर्ष समान है, बस आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। इसके अलावा लॉर्ड लिटन के समय में जितने भी कार्य हुए हैं 1878 में हुए हैं। तो सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग 1878 में गठन किया था लॉर्ड लिटन ने। यह पहला अकाल आयोग था, लॉर्ड लिटन की अवधि के दौरान यह गठित किया गया था। फिर बात करते हैं लॉर्ड रिपन की, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं भारत के शासन के अंतर्गत। तो लॉर्ड रिपन जिनका कार्यकाल था 1880 से लेकर 1884। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, बहुत बार आपसे पूछा गया है। तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1882 का स्वशासन से संबंधित इनका प्रस्ताव आया था। प्रथम फैक्ट्री एक्ट या प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन लेकर आए थे। फिर 1882 में बात करें तो लॉर्ड रिपन ने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 का, उसको रद्द कर दिया था। कब किया था? 1882 में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। आंसर है लॉर्ड रिपन ने। कब किया था? 1882 में। फिर बात करते हैं 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग गठित किया गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग या हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा जो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जाना जाता है वह इल्बर्ट बिल विवाद के लिए भी जाना जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद, लॉर्ड रिपन ने 1883 में इल्बर्ट बिल को या इल्बर्ट विधेयक को पेश किया था। एक विवादास्पद बिल था और इससे रिलेटेड है, आपसे बार बार पूछा जाता है कि इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में आया था। तो आंसर है लॉर्ड रिपन। फिर बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की। तो लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 तक इनका कार्यकाल था, समय था। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो लॉर्ड डफरिन के समय में हुई वो हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 28 दिसंबर 1885 को अलेक्जेंडर ऑक्टेव ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। बहुत बार आपसे सवाल पूछा गया। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885, उसके समय भी अगर आपसे पूछे तो जवाब एक ही है, लॉर्ड डफरिन। फिर बात करते हैं लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को बहुत कुछ सुनाया था। क्या क्या कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया था। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा था कांग्रेस को। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत में मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों के विचारों का प्रतिनिधित्व किया, ऐसा कहकर भी संबोधित किया था। तो लॉर्ड डफरिन चाहे आपसे सूक्ष्म अल्पसंख्यक पूछे, चाहे इस तरीके से एक स्टेटमेंट दे दे कि निम्नलिखित में से किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों के विचारों का प्रतिनिधित्व किया, जैसा स्टेटमेंट दिया था, तो ये दिया था लॉर्ड डफरिन ने। यानी कांग्रेस रिप्रेजेंटेड माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। फिर बात करते हैं लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और क्या कहा। तो लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को फैक्ट्री ऑफ सेडिशन भी कहा था, राजद्रोह की फैक्ट्री भी कहा था। तो दो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक है अल्पसंख्यक, सूक्ष्म अल्पसंख्यक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, दूसरा है फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। ये दोनों स्टेटमेंट लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहे थे। फिर बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905, बीच में आपको छोड़ देना कोई भी आवश्यकता नहीं है। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905, सबसे बदनाम कार्यकाल। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 इनके समय में पारित हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भी इन्होंने पारित किया था। 1902 में सर रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन किया था लॉर्ड कर्जन ने। इसके अलावा बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बीपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया सवाल है, वहाँ पर जो डेट आंसर माना था 20 जुलाई तो दिया नहीं था विकल्प में, तो आपको 19 जुलाई 1905 दिया गया था कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। तो वहाँ पर 19 जुलाई था और भी विकल्प थे, 20 जुलाई आपका विकल्प नहीं था। आंसर वहाँ पर 19 जुलाई माना गया था। तो 19 जुलाई 1905 को हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं। तो 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी।
लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू किया था। तो कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। इसको किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो शोक दिवस के रूप में आंदोलनकारियों के द्वारा मनाया गया था। लॉर्ड कर्जन का एक फेमस स्टेटमेंट है जो आपसे पूछा जा चुका है। ये बीपीएससी सिविल सर्विसेज का स्टेटमेंट है जो आपका टीआरई में भी पूछा जा चुका है, पीआरटी में। लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला था? मेरे विश्वास में कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक महान महत्वाकांक्षा इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसकी सहायता करना है। यानी कांग्रेस के लिए इनके बहुत ही खराब विचार थे और यह स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन जो 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था, किसके कार्यकाल में शुरू हुआ? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। नवंबर 1905 तक लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय रहे थे, फिर चले गए थे। फिर नवंबर 1905 इनके जाने के बाद मिंटो आए थे, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लॉर्ड मिंटो पर। 1905 से 1910 इनका समय है। स्वदेशी आंदोलन का प्रसार और दमन इन्हीं के समय में हुआ है। 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय में हुई? लॉर्ड मिंटो के समय में। और लॉर्ड मिंटो ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने में सहयोग भी किया था अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो नवाब सलीमुल्लाह। कब बना था? 30 दिसंबर 1906। कहाँ पर बना? ढाका, उस समय बंगाल का क्षेत्र, आज का बांग्लादेश। फिर बात करते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। उस समय किसके समय में घटना हुई? तो लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल के समय। फिर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर बम कांड अंजाम दिया था। लक्ष्य था इनका चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को बम से मार के ख़त्म कर देना, लेकिन बच गए थे ये। तो 30 अप्रैल 1908 को जब मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका आंसर है लॉर्ड मिंटो। इस तरीके से आपको सवाल पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं 1 जुलाई 1909 को, ये आपका टीआरई 3 एग्जाम में पूछा गया था। ये हमने उस समय शॉर्ट्स में भी आपको कवर कराया था क्रांतिकारी घटनाओं में। तो 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने सर विलियम हट कर्जनवाइली की हत्या कर दी थी। तो ध्यान रखिएगा, मदनलाल ढींगरा ने सर विलियम हट कर्जनवाइली की, या सर जो है कर्जनवाइली की, सिंपली हम कर्जनवाइली भी इनको कहते हैं। तो कर्जनवाइली की हत्या की थी मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को। फिर मार्ले मिंटो सुधार आया था इन्हीं के समय में, मिंटो के ही समय में, और मिंटो के नाम से यहाँ पर मिंटो है। और मार्ले कौन थे? तो उस समय मार्ले जो थे वो भारत राज्य सचिव थे। तो भारत राज्य सचिव का नाम आगे लगता है, वायसराय का नाम पीछे लगता है। तो मार्ले मिंटो सुधार, इसको हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने क्या प्रोवाइड कराया था? तो मुस्लिमों के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का उपबंध किया था। लॉर्ड मिंटो को इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? जो है लॉर्ड मिंटो को। फिर बात करते हैं लॉर्ड मार्ले जो थे, जो कि तत्कालीन भारत राज्य सचिव थे। उन्होंने पृथक निर्वाचन, जब लॉर्ड मिंटो ने इनसे मतलब इनकी जब सहमति लेनी चाहिए थी, तब इन्होंने लॉर्ड मिंटो को एक पत्र लिखा था। उसमें बोला था कि पृथक निर्वाचन देकर हम ड्रैगन के दांत बो रहे हैं और फसल कड़वी होगी, यानी कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर हम पृथक निर्वाचन दे रहे हैं तो आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करेगा। और ये आगे चलकर इनकी जो बात रही लॉर्ड मार्ले की, वो 200% सही रही। आगे चलकर भारत जो है टुकड़े हुए, पाकिस्तान अलग हुआ, दंगे फसाद हुए, लाखों लोग मारे गए दोनों तरफ से। तो ये बात पूरी तरीके से सच हुई। तो किसने बोला था पृथक निर्वाचन देकर हम ड्रैगन के दांत बो रहे हैं और इसकी फसल कड़वी होगी? ये बोला था लॉर्ड मार्ले, जो कि तत्कालीन भारत राज्य सचिव थे। फिर बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग की, 1910 से 1916 के बीच में। और यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ ध्यान रखिएगा लॉर्ड मिंटो के बारे में। लॉर्ड मिंटो जो हैं, इनसे पहले भी एक मिंटो आ चुके हैं इतिहास में। तो आपको कहीं कहीं इन लॉर्ड मिंटो के बारे में आपको लॉर्ड मिंटो सेकंड भी मिलता है। जैसे कि आपका लूसेंट का पुस्तक है तो वहाँ आपको लॉर्ड मिंटो सेकंड भी मिलता है इस तरीके से। लेकिन सामान्यतः हम लॉर्ड मिंटो भी अगर विकल्प में है तो आपको लॉर्ड मिंटो मानकर चलना है। जैसे लॉर्ड हार्डिंग के साथ में, बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ में जो है कह सकते हैं कि बहुत ख़राब हुआ था टीआरई 3 एग्ज़ाम में। लॉर्ड हार्डिंग, अब आप लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पढ़ के गए थे,
बहुत सारे अभ्यर्थियों ने प्रश्न में लॉर्ड हार्डिंग देखने के बावजूद भी नन ऑफ दिस लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि लूसेंट में उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पढ़ा था। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये फर्स्ट सेकंड नहीं दिया जाएगा, कभी भी एग्जाम में फर्स्ट सेकंड नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? तो इसका विशेष कारण है कि इनका जो नाम था जैसा भी था, अपने नाम में जो है कभी इनका फर्स्ट सेकंड नहीं लगाया गया, ये इतिहासकारों की तरफ से लगाया गया अपनी सहूलियत के लिए। तो इस वजह से कभी भी जब आपको परीक्षा में अगर आपको दोनों हार्डिंग देना होगा तब आपको लॉर्ड हार्डिंग 1 लॉर्ड हार्डिंग 2 दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको केवल एक ही विकल्प है तो आपको उसी के साथ में जाना होगा, जैसा TRE 3 एग्जाम में हुआ था। तो यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग शब्द का प्रयोग और NCERT की अगर हम बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग का शब्द का प्रयोग, या SCERT की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग शब्द का प्रयोग किया गया है 1910 में, 10 से लेकर 1916 के मध्य जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग 2 जिनको आप कहते हैं बहुत लोग, तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड को लॉर्ड हार्डिंग के रूप में निरूपित किया गया है NCERT में भी, इसलिए आपका आंसर लॉर्ड हार्डिंग माना गया था। बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग की, तो लॉर्ड हार्डिंग ने 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था? तो 12 दिसंबर 1911 को तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उस समय जो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के लिए 12 दिसंबर 1911 को। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था, करजन के बंगाल विभाजन को रद्द किया था? तो ये किया था लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में। फिर बात करते हैं 1911, वही सेम डेट है 12 दिसंबर 1911। लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की घोषणा की गई। फिर एक और महत्वपूर्ण घटना थी 1911 के दिल्ली दरबार में बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रांत से अलग किए जाने की भी घोषणा की गई। फिर यहाँ पर बात करते हैं 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक भी कर दिया गया, और इस वजह से हम 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बिहार और उड़ीसा को एक साथ में अलग किया गया था, तो 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के क्रम में 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। BPSC सिविल सर्विसेज में पूछा गया सवाल है। इसके अलावा इस बार 17वीं BPSC में पूछा गया था कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? वहाँ पर आपका विकल्प ये भी दिया था। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है जब आपसे पूछेगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था, तब आपका जवाब होगा 1 अप्रैल 1912। और जब आपसे पूछेगा कि कब जो है बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक कर दिया, तब आपका आंसर होगा 22 मार्च 1912। आगे बढ़ते हैं 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। अनुशीलन समिति इसमें इन्वॉल्व थी और अनुशीलन समिति के सदस्य थे रास बिहारी बोस, प्राथमिक साजिशकर्ता के रूप में थे, और रास बिहारी बोस को इसका मास्टरमाइंड माना जाता है जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। तो रास बिहारी बोस यहाँ से फिर जो है देश से जो है कहने का मतलब है निकल लिए थे, और फिर इनको जो है अंग्रेजी पुलिस कभी पकड़ भी नहीं पाई। यहाँ से फिर जापान वगैरह निकल गए थे। तो यहाँ से रास बिहारी बोस जुड़े हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, एक घोष आपने पढ़ा है रास बिहारी घोष, तो वो जो है उदारवादी धड़े से थे, 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो दूसरे हैं, ये बोस हैं, और बाई नेचर जो बोस नाम यहाँ पर देखते हैं कभी भी तो क्रांतिकारी टाइप के ही रहे हैं। तो रास बिहारी बोस की बात करें तो ये जुड़े थे लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने से। अनुशीलन समिति का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। कब हुआ था? दिसंबर 1912 में। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 1914 से 18 के बीच में कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग के थे। कब तक? 1910 से 1916 तक। तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। खत्म होने के समय कौन रहेंगे? तो खत्म होने के समय में लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएंगे, क्योंकि 1916 से 21 के बीच में लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं। तो 1916 से 21 के बीच में लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो कि दिसंबर 1916 में हुआ था। दिसंबर 1916 आते आते भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो गए थे। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 पर जब हस्ताक्षर हो रहे थे, जब साइन हो रहा था लखनऊ अधिवेशन पे, तो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। या जब लखनऊ समझौता हो रहा था या लखनऊ समझौते पर जब हस्ताक्षर हो रहे थे, उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे।
फिर बात करते हैं इनके समय में क्या क्या हुआ। होम रूल लीग आंदोलन हुआ 1917 में। चंपारण सत्याग्रह हुआ बिहार में। तिलक की बात करें तो अप्रैल 1916 में होम रूल लीग स्टार्ट किया था। एनी बेसेंट ने मद्रास में सितंबर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया था। तिलक की बात करें तो इनका जो मुख्यालय था पूरे बम्बई में था, लेकिन तिलक ने बेलगाम में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये फ़र्क है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर बात करते मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था। किसके समय में आया था? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके अलावा रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में, खिलाफत असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को, या जिसको हम सिंपली असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। तो खिलाफत असहयोग आंदोलन या सिंपली असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फिर आते हैं अगले वायसराय पर, जिनका नाम है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग की बात करें तो 1921 से लेकर 26 तक ये भारत के वायसराय थे। इनके समय में बात करें तो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। इसके अलावा बात करें तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी। चौरी चौरा कांड किसके समय में हुआ? लॉर्ड रीडिंग के समय में। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया किसके समय में? लॉर्ड रीडिंग के समय में। इसके अलावा भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय हैं लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय भी थे। इनके समय में बात करें तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। तो 1 जनवरी 1923 को लॉर्ड रीडिंग के समय में हुई। काकोरी ट्रेन डकैती भी इन्हीं के समय में हुई 9 अगस्त 1905 को। लॉर्ड इरविन की बात करते हैं, बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो 1926 से लेकर 1931 इनका समय है। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था, पूछा गया सवाल है। तो भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकनहेट ने साइमन कमीशन का गठन किया था 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के जो हेड थे वो थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन थे। और साइमन कमीशन का गठन किसने किया? तो उस समय जो भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड बिरकनहेड। गठन कब किया गया? 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928। तो साइमन कमीशन के भारत आगमन पर या साइमन कमीशन के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड इरविन। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ। दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल। दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन समझौता हुआ था और लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, पूछा गया सवाल है। फिर बात करते हैं 8 अप्रैल 1929, डेट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, पूछा गया है टीआरई 3 में। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो सेंट्रल असेंबली में जब बम फेंका था तो उस समय भी 1929 में कौन है वायसराय? तो लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 किसके समय में हुआ? याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन। 23 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो लॉर्ड इरविन ही थे। इन्हीं के समय में 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। कराची अधिवेशन 1931 हुआ था 29 से 31 मार्च के बीच में। अध्यक्ष थे सरदार पटेल। बाकी हम जो भारत के कांग्रेस के जितने अधिवेशन हैं उनको हम अलग से भी देखेंगे। अब हम आते हैं लॉर्ड बिलिंगडन पर। लॉर्ड बिलिंगडन की बात करें तो 1931 से लेकर 1936 तक इनका समय है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो इन्हीं के समय में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसके अलावा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड बिलिंगडन के समय में हुआ था। इसके अलावा लॉर्ड बिलिंगडन के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस डेट में की गई थी? 16 अगस्त 1932 को। फिर बात करते हैं 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। किसके विरोध में? तो सांप्रदायिक पुरस्कार के विरोध में।
क्योंकि यहाँ से जो है दलितों को भी पृथक निर्वाचन देने की बात की गई। गांधी जी ने सोचा जो एक खाई पैदा हो गई हिंदू और मुसलमानों में, कहीं वैसी खाई जो है हिंदू और दलितों में ना पैदा हो जाए, तो इसलिए इन्होंने सांप्रदायिक पुरस्कार कम्युनल अवार्ड का यहाँ पर बात किया इन्होंने कि इसका इन्होंने विरोध किया, और विरोध करने के क्रम में यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था 20 सितंबर 1932 को। इसके अलावा 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। तो पूना समझौता के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड बिलिंगटन। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की 30 सितंबर 1932 को स्थापना की थी लॉर्ड बिलिंगटन के कार्यकाल के समय। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके समय में आया था? लॉर्ड बिलिंगटन के समय में। लॉर्ड लिनलिथगो की बात करते हैं अब 1936 से 1944 तक। तो लॉर्ड लिनलिथगो की अगर हम बात करते हैं 1936 से 44 के बीच में 1 अप्रैल 1936, थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से भी अलग कर दिया गया था, यानी उड़ीसा बिहार एक साथ में अलग हुए थे 22 मार्च 1912 को। तो फाइनली उड़ीसा को भी जो है बिहार से अलग कर दिया गया था। ये किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल को हम उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस भी मनाते हैं, और इस समय जो लॉर्ड बिलिंगटन थे ये वायसराय थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 10-15 दिन का यहाँ पर अंतर है, इस वजह से हमने यहाँ पर लिख दिया लॉर्ड लिनलिथगो नहीं थे। 1 अप्रैल 1936 को बिहार जब उड़ीसा से अलग हुआ या उड़ीसा बिहार से जब अलग हुआ उस समय लॉर्ड बिलिंगटन वायसराय थे। यहाँ पर हमने इसलिए लिख भी दिया है। तो लॉर्ड लिनलिथगो का अब यहाँ से समय स्टार्ट होगा 1936 से 1944 के बीच में। प्रांतों में चुनाव हुआ था 1937 में, प्रांतों में चुनाव हुआ। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 7 राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी थी। 1 राज्य में कांग्रेस ने सपोर्ट दिया था। टोटल वैसे 8 हो जाता है, लेकिन जब आपसे पूछे कांग्रेस ने कितनी सरकार बनाई थी तो 7 राज्यों में सरकार बनाई थी। 1 राज्य जो असम वाला था वहाँ पर सपोर्ट दिया था। त्रिपुरी संकट की बात करें, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन की बात करें तो त्रिपुरी संकट किसके समय में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। बाकी हम कांग्रेस अधिवेशन में त्रिपुरी संकट को कवर करेंगे डिटेल में। फिर बात करते हैं कांग्रेस के मंत्रालयों ने 22 अक्टूबर 1939 को 7 प्रांतों में इस्तीफा दिया था। कारण क्या था? वायसराय लिनलिथगो ने 3 सितंबर 1939, डेट याद रखिएगा, 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के साथ युद्ध में भारत के शामिल होने की घोषणा कर दी थी। इस वजह से कांग्रेस के मंत्रालयों ने 22 अक्टूबर 1939 को 7 प्रांतों में इस्तीफा दे दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर भारत के वायसराय कौन थे? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। कब की थी? 8 अगस्त 1940 को। फिर बात करते हैं 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? अगस्त 1942 में, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। तो किसके समय में? तो हो जाएगा आपका आंसर लॉर्ड लिनलिथगो। अब बात करते हैं लॉर्ड बेबल के बारे में। 1944 से लेकर 1947 तक इनका समय था। सी राजगोपालाचारी का CR फार्मूला 1944 आया था इनके समय में। इसके अलावा बेबल योजना ये खुद लेकर आए थे। कैबिनेट मिशन का आगमन मार्च 1946 में लॉर्ड बेबल के समय में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड बेबल उस समय भारत के वायसराय थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को। इसके अलावा आपको यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो के ही समय में 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का और उसमें पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था 23 मार्च 1940 को। तो यहाँ से और 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस भी मनाया जाता है पाकिस्तान में। तो 23 मार्च 1940 वाला जो हुआ था ये किसके समय में हुआ था? पाकिस्तान प्रस्ताव जब पारित हुआ था तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं क्लेमेंट एटली की। क्लेमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा जो की गई थी वो इसी समय में की गई थी। तो क्लेमेंट एटली ने लॉर्ड बेबल के कार्यकाल के समय में यह घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की थी कि हम 30 जून 1948 तक छोड़ देंगे। याद आया होगा आपको, 30 जून 1948 तक भारत छोड़ने की बात इन्होंने कही थी। फिर है 1946 का नौसेना विद्रोह हुआ था, रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट। इस बार आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है
पिछली बार आपसे IN ने मुकदमा लाल किला वाला पूछ लिया था दिल्ली में, 1945 में ये हुआ था। 1945 इस बार पूछा गया था TRE 3 एग्जाम में। इस बार आपको 1946 का नौसेना विद्रोह पूछा जा सकता है। तो रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट या 1946 का नौसेना विद्रोह ये किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड वेबल के समय में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 में, तो लॉर्ड वेबल के समय में। फिर हम आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन पर। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो 1947 से 48 के बीच में भारत के वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे। पार्टीशन प्लान, जिसको हम माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, 3 जून 1947 को लेकर आए थे। डेट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया था इन्हीं के समय में। इसके अलावा भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अब उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की बात करते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे ये। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या अंतिम वायसराय आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1948 से 50 के बीच में थे। साथ में ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, यानी प्रथम भारतीय थे जिनको ये पद मिला था। और इसके बाद 1950 में जो गवर्नर जनरल का पद था वो या वायसराय का जो पद था इसको समाप्त कर दिया गया। और चूंकि भारत आज़ाद हो चुका है इसलिए यहाँ पर आप वायसराय शब्द का प्रयोग नहीं देखेंगे, क्योंकि भारत जब आज़ाद हो चुका तो वायसराय शब्द का मतलब ही है रॉयल रिप्रेजेंटेटिव, यानी राजा का प्रतिनिधि। लेकिन जब भारत जो है आज़ाद हो चुका तो राजा का प्रतिनिधि तो यहाँ पर होगा नहीं, तो इसलिए गवर्नर जनरल शब्द का समानता प्रयोग किया गया। चाहे आपसे गवर्नर जनरल पूछे या वायसराय पूछे, बात एक ही है। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, 1948 से 50 तक। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। 1950 में कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया गवर्नर जनरल का। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी।